हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल राहुल सर PCM में। जैसे हमने वादा किया था कि हम कक्षा 12 के साथ साथ कक्षा 11 की भी फिजिक्स की क्लासेस अपने इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड करेंगे और आगे चलकर जो हमने और बड़ा वादा करके रखा है कि हम आपको केमिस्ट्री और 9th 10th की मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वादे पर हमने जो पहला वादा किया था उसी कड़ी में हम एक कदम आगे बढ़े हैं और हम जैसे कक्षा 12 की रेगुलर क्लासेस आप तक पहुंचा रहे हैं उसी प्रकार हम कक्षा 11 की भी आपको आज से रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। और कक्षा 11 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है भौतिक, जो कक्षा 11 का पहला चैप्टर है मापन और मात्रक, उसे आज हम पढ़ेंगे। कक्षा 11 के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कक्षा 10वीं के बाद तुरंत आकर इसमें कक्षा 11वीं में पहुंचते हैं और कक्षा 10 में अगर आप देखेंगे तो खासकर MP बोर्ड, UP बोर्ड, अगर हम CBSE पैटर्न से बियॉन्ड बात करें तो अगर हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है तो उसे अचानक से एक बर्डन सा फील होता है, क्योंकि जहां वो पहले इतनी पतली पतली बुक्स पढ़ रहा होता है, जैसे ही 11th 12th में वो एंट्री मारता है तो बुक्स का साइज ये हो जाता है और कई बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री से एकदम डर जाते हैं और वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। मैं आपसे एकदम बिल्कुल ये इस चीज़ का वादा करता हूं कि आपको फिजिक्स क्या है और फिजिक्स को किस वे में पढ़ना चाहिए। फिजिक्स कोई एक रटने का विषय नहीं है, फिजिक्स हम एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये फिजिक्स है। अगर मैं बात करूं कि इस बोर्ड में अगर मैं कुछ लिखने जाऊंगा वो भी फिजिक्स है, ये मार्कर है ये भी फिजिक्स है। आप हर चीज को फिजिक्स की तरह अगर समझना शुरू कर देंगे और फिजिक्स को एक फील की तरह देखेंगे, फिजिक्स को अगर हम समझने का प्रयास शुरू कर देंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी जो साइंस सब्जेक्ट है उससे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता। और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उसमें आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट जो होता है वो जन्मजात गुण नहीं है, इंटरेस्ट को हम पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं इसी इंटरेस्ट को आपके पैदा करने का अथक प्रयास करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आप फिजिक्स में आपका अच्छे से अच्छा इंटरेस्ट पैदा हो सके और आप अपने एग्जाम्स जो आपका है उसमें आप अच्छा तैयारी कर सकें। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कक्षा 11 में ही पहुंचते ही साइंस स्टूडेंट का सबसे पहला सपना होता है कि मैं IIT JEE क्लियर करूंगा। या तो बायो वाले अगर स्टूडेंट होते हैं तो उनका सपना होता है कि मैं नीट की तैयारी करूंगा। लेकिन अगर हम देखें कि इनकी फीस IIT JEE और नीट, हालांकि कुछ आजकल जब से ऑनलाइन सोर्सेस आए हैं और ऑनलाइन सोर्स आने के माध्यम से खासकर YouTube वगैरह में काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आप कई लोग अपनी तैयारी इधर से कर लेते हैं। लेकिन मैं भी इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि अगर इस मेरी क्लासेस लगातार ज्वाइन करके रखते हैं और लगातार मेरी क्लासेस को A to Z शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो बिल्कुल आपकी इन तैयारियों में भी एक धार मिलेगी। और आप, मुझे यकीन है कि अगर आप अच्छे से क्लासेस करते हैं तो अगर आप इसकी तैयारी के लिए अगर कोई कोर्स भी ज्वाइन कर रखे हैं तो उस कोर्स में आपको ये क्लासेस और ज़्यादा हेल्प ही करेंगी, क्योंकि जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल बेसिक A से Z तक रहेगा। मतलब बेसिक का A to Z मैं आपको अपनी क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा। तो साथ ही साथ अपने जो आगे चलकर बोर्ड एग्जाम है या फिजिक्स क्या है, पूरा इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम अपनी क्लासेस में जहां एक और रेफरेंस बुक को तो इंक्लूड करेंगे ही, साथ ही साथ हम NCERT को साथ साथ लेकर चलेंगे। और अगर आपके मन में संशय है कि ऑब्जेक्टिव्स जो आजकल का नया पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है लगातार बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है जो अचानक से कहीं से कॉन्सेप्चुअल रूप में आ जाते हैं, और चूंकि हम वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तैयारी करके नहीं जाते और हमारा पेपर खराब हो जाता है, तो यकीनन ये जो क्लासेस हैं यानी जो आपके लिए आपका अपना चैनल राहुल सर PCM है वो आपको काफ़ी हद तक इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आते हैं हम कक्षा 11 के चैप्टर 1 मापन और मात्रक को आज समझते हैं। मापन को हम अंग्रेजी में मेजरमेंट्स कहते हैं और मात्रक को हम यूनिट कहते हैं।
तो जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है मापन और मात्रक, उस अर्थात मेजरमेंट एंड यूनिट्स, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटीज इन इंग्लिश, और अगर हिंदी में देखें तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं। मैं अपनी जो क्लास का स्टैंडर्ड रखूंगा उसे मैं ना तो इंग्लिश फॉर्म में रखूंगा ना तो हिंदी, मैं उसे इंग्लिश फॉर्म यानी हिंदी और इंग्लिश को मर्ज करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो साइंस है उसको इंग्लिश फॉर्म में पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इसी फॉर्म में क्लासेस पढ़ेंगे जिससे आप इंग्लिश मीडियम के हों तो भी आपको क्लासेस समझने में हेल्प हो, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो तब भी आपको क्लास पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए बहुत सारी राशियां हैं, इस पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो हम बहुत सारी राशियां हैं जिनमें से हमको भौतिक राशियों की परिभाषा, भौतिक राशियों को परिभाषित करना है। तो हम देखते हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो अगर हम सिंपल वे में जाने, टू द पॉइंट, कि ऐसी राशियां जिनका मापन यानी मेजरमेंट, मतलब जिनको हम नाप तोल सके और उसे हम यथार्थतापूर्वक का मतलब होता है एक्यूरेट, ऐसी राशियां जिनका मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट किया जा सके उसे ही हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास मार्कर है और मार्कर को हम एकदम एक्यूरेट बता पाएं कि ये कितना मीटर या सेंटीमीटर का है, तो उसी को हम बोलेंगे भौतिक राशियां। अगर इसमें 0.1 का भी फर्क आता है तो उसे हम भौतिक राशियां नहीं कह पाएंगे। अर्थात भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी राशियां हैं जिनका मापन हम यथार्थतापूर्वक यानी एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं, अर्थात जिसमें 0.1 की भी त्रुटि की संभावना ना हो, मतलब उसमें 0.1 की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर अब हम देखते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं तथा व्युत्पन्न राशियों को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कह देते हैं। अब हम साथ ही साथ मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों को भी परिभाषित कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न बनता है हमारा कि मूल राशियां किन्हें कहते हैं। तो हम यहाँ परिभाषा बनाएंगे कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ऐसी राशि जो अपने आप में ही परिपूर्ण होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां। मतलब कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती, वो राशि खुद ही अपने आप को व्यक्त कर देती है, उस राशि को हम मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और अगर हम जानें कि इनकी संख्या कितनी है तो मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। और अगर हम क्रमशः देखें तो पहली भौतिक मूल राशि क्या है, लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, 5वां विद्युत धारा, 6वां ज्योति तीव्रता और 7वां पदार्थ की मात्रा। तो हम देखते हैं कि मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम 6 मीटर लंबे व्यक्ति हैं तो हमारी लंबाई को सीधे सीधे हम मीटर से नाप सकते हैं, इसके लिए हमें कोई दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती, ये पूर्णतः स्वतंत्र होती है तथा खुद ही अपना मेजरमेंट कर लेती है। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 7 को अगर हम क्रमशः देखना चाहें तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और समय, तो इनकी संख्या कितनी है, 7। अब अगर हम देखते हैं कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं या डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं, तो इसको अगर हम परिभाषित करने का सोचें तो हम देखते हैं कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए इनकी आवश्यकता होती, अर्थात किनकी आवश्यकता होती है, मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। कुल मिला के कहा जाए कि ऐसी राशियां जिन्हें हमको व्यक्त करने के लिए फंडामेंटल
क्वांटिटीज की जो नीड होती है यानी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को ही हम डिराइव्ड क्वांटिटीज या राशियां कह देते हैं। तो इसे इसकी सिंपल परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, व्युत्पन्न राशियां। अब कैसे, तो देखिए इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी, अर्थात ये आपस में कैसी थी, स्वतंत्र थी। लेकिन अगर इन्हें व्यक्त करना है तो हमें मूल राशियों की आवश्यकता होगी। जब हम किसी पर आश्रित हो जाते हैं तो हम स्वतंत्र नहीं कहलाते हैं, अर्थात हम किसी पर डिपेंडेंट हैं, अतः व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती, जबकि मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं। इनकी संख्या 7 है। अगर हम व्युत्पन्न राशियों को, व्युत्पन्न का मतलब इनसे बहुत सी राशियों को उत्पन्न करना, तो जब इनकी संख्या 7 है और किसी चीज को उत्पन्न किया जाए अर्थात इनकी सहायता से, तो इनकी राशियां अनडिफाइंड हैं, मतलब हम कितनी भी राशियों को व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब हम कुछ व्युत्पन्न राशियों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ हमने मूल राशियों के एग्जाम्पल देखे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियों को निकालने के लिए आपको फार्मूला जरूर पता होना चाहिए, जो कि हम आपको आगे सिखाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो अगर आप देखें कि वेग है, वेग के सूत्र में विस्थापन और समय, विस्थापन हम बोलते हैं कि किसी निश्चित दिशा में पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं, अर्थात विस्थापन को बताने के लिए हमें किस मूल राशि की आवश्यकता होगी, लंबाई की। और यहाँ समय तो सीधे रूप में ही क्या है, एक मूल राशि है। तो देखिए वेग कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न, क्योंकि इसमें दो मूल राशियों को जोड़कर एक जो नई राशि बनी वो क्या कहलाई, व्युत्पन्न राशि। तो वेग कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि। उसके अलावा अगर आप देखें त्वरण, तो त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग बटे समय। तो अगर आप सिंपल देखें कि वेग किस पर निर्भर करता है, विस्थापन, और विस्थापन क्या है, निश्चित दिशा में पथ की लंबाई। तो लंबाई कैसी राशि थी, मूल राशि। समय कैसी राशि थी, मूल राशि। और त्वरण के सूत्र में वेग आता है, यानी वेग में विस्थापन और समय यानी लंबाई तथा समय, तथा त्वरण में समय तो है ही, मतलब त्वरण भी कैसी राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि। उसी के अलावा अगर और हम देखें, तो अगर हम देखें क्षेत्रफल बराबर, हम सूत्र जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम L से डिनोट करते हैं। चौड़ाई किसी की है उसे भी हम मीटर से लंबाई के अनुरूप ही नापते हैं। तो ये दोनों भी कैसी राशियां थी, मूल राशियां। और इन दोनों राशियों में जो ये गुणात्मक संबंध है उससे एक नई राशि उत्पन्न हुई जिसे हम क्षेत्रफल कह देते हैं। इस प्रकार वेग, त्वरण, क्षेत्रफल आदि व्युत्पन्न राशियां हैं। तो ये क्वेश्चन एक मिनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसे चलिए हम जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली बात, फिजिक्स हमको याद करना ही नहीं है, फिजिक्स हमको फील करना है और उसे ऐसे याद करते चलना है कि वो हमें एग्जाम में याद आ जाए। कभी कभी हम इतनी किताब का साइज इतना अधिक है और किताब के साइज के साथ सिलेबस का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमको सारी चीज़ें भूल जाती हैं। इसलिए हम पहले से ही ऐसी तैयारी करें कि हमें कोई चीज़ याद करना ही नहीं है। हर चीज़ को अगर हम समझ के रखते हैं तो वो आपको एग्जाम में आसानी से याद आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और इनके प्रकारों को समझाइए। या फिर अलग से 3 प्रश्न बन सकता है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं और इसके प्रकार समझाइए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था कि भौतिक राशि वह राशि है जिसका मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट हो, मतलब 0.1 का भी फर्क ना हो, अर्थात ऐसी राशियां जिन्हें यथार्थता पूर्वक एकदम सत्य मापा जा सके उसे हम भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज कह देते हैं। भौतिक राशियों के कितने प्रकार हमने जाना, 2, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों को हमने देखा था कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती, जैसे लंबाई अपने आप में परिपूर्ण है, द्रव्यमान अपने आप में परिपूर्ण है, अर्थात वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या बोल देते हैं,
मूल राशियां बोल देते हैं। मूल राशियों की संख्या हमने कितनी जानी थी? 7। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं? तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए इनकी आवश्यकता यानी मूल राशियां अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कह देते हैं। और इनकी संख्या असीमित है क्योंकि हम बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों को व्युत्पन्न कर सकते हैं। किनकी सहायता से? मूल राशियों की सहायता से। और हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, वेग, त्वरण और क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से भौतिक राशि किसे कहते हैं? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को हमने चलिए कि अब भौतिक राशि किसे कहते हैं? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने के बाद अब हम देखते हैं कि मात्रकों की विशेषताएं क्या हैं। मात्रकों की विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। चैप्टर का नाम ही था मापन और मात्रक। तो अगर हम मापन हमने देखा कि जो भौतिक राशि है जिसका यथार्थता पूर्वक मापन किया जा सके, जिसका एक्यूरेट मापन किया जाए, वो भौतिक राशि कहलाती थी। तो अब हम मात्रक यानी यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। और यहाँ से चाहे हम मात्रक की विशेषताएं देखें यानी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट देखें, या मात्रक किसे कहते हैं ये भी हम इधर समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि वह सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित हो का सीधा मतलब है कि उसकी एक निश्चित परिभाषा हो। जैसे अगर हम बात करें कि 1 मीटर, 1 मीटर क्या है? मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है, लेकिन इसकी अपनी एक परिभाषा है। अर्थात अगर हम देखें कि 1 मीटर किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। तो हम देखें कि जो सेंटीमीटर, अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम 1 मीटर को बता सकते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 1 मीटर का मान बदलेगा नहीं, ये मान हमेशा, चाहे आप भारत की बात करें, अमेरिका, बांग्लादेश, कहीं भी देखें तो 1 मीटर बराबर वो 100 सेंटीमीटर होगा। अर्थात उसकी अपनी एक निश्चित परिभाषा होगी। इसलिए इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? मात्रकों की पहली प्रॉपर्टी हो जाती है कि वह सुपरिभाषित हो, अर्थात इसकी एक निश्चित डिफिनीशन होती है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि हर मात्रकों की क्या क्या विशेषताएं। इसका उचित आकार हो। उचित आकार का सेंस अगर आप देखेंगे कि जो 13 सेंटीमीटर की पटरी है उसका आकार 13 सेंटीमीटर ही होगा। अगर आप बात करें जो आपके घर में इंची टेप होता है, अगर इंची टेप को देखें, अगर वो 100 मीटर का है तो वो 100 मीटर का ही रहेगा, चाहे वो कहीं से भी, तो उसका आकार निश्चित हो। अगर आप देखेंगे कि जो तुला में यूज किया जाता है भार नापने के लिए बांट, वो बांट 1 किलो का बांट अगर देखें आप, तो 1 किलो का बांट हर जगह उतना ही होगा। मतलब इसका अपना एक क्या होता है? उचित आकार होता है। समय व स्थान के साथ परिवर्तन ना हो। अर्थात अगर आप देखें कि 1 किलो का बांट सुबह यानी मॉर्निंग में 1 किलो का बांट था, तो क्या वो शाम को वही बांट 5 किलो का हो जाएगा? अर्थात समय बदलने के साथ मात्रकों में परिवर्तन ना हो, स्थान बदलने के साथ भी इसमें परिवर्तन ना हो। स्थान बदलने का सेंस ये है कि अभी हम यहाँ हैं, अंतरिक्ष चले जाए 1 किलो का बांट लेके, तो क्या अंतरिक्ष में 1 किलो का बांट आधा किलो का हो जाएगा? अंतरिक्ष सेंस कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। स्थान का मतलब ऐसा है कि अभी आप यहाँ हैं, अमेरिका 1 किलो का बांट लेके चले जाएं तो वो 1 किलो का बांट आधा किलो का हो जाएगा? नहीं। मतलब समय व स्थान के साथ मात्रकों में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, भौतिक कारक। कुछ भौतिक कारक देखते हैं जो फिजिकल जो फैक्टर होते हैं, जैसे ताप और दाब, ये इनको प्रभावित ना कर पाएं। जैसे आप देखते हैं कि जो ठंड के दिन होते हैं उस टाइम ताप कम होता है, और आप देखते होंगे कि तापमान गिरता है और अपने जो आसपास का माहौल होता है वो लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप गर्मियों के दिन में देखें तो गर्मियों के दिन में जो ताप होता है वो तेजी से बढ़ता है और वो लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है।
तो अगर आप कुल मिलाकर देखें कि ताप में क्या हुआ, परिवर्तन, लेकिन जो मात्रक है यानी आपका 1 किलो का बांट है वो 1 ही किलो का रहता है, चाहे ठंडी हो या गर्मी, अर्थात ये ताप से प्रभावित नहीं होता। दाब का नेसेंस ये है कि जैसे ही ताप कम होता है तो गैसें पास पास आती, अर्थात गैसें पास पास आती यानी दाब बढ़ता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में जब तापमान बढ़ता है तो गैसें दूर दूर जाती हैं, अर्थात दाब घटता है। तो जब ताप इसको प्रभावित नहीं कर सकता मात्रकों को, तो दाब भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि ताप एक कारण है, ताप एक संबंध है और दाब उसी के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात ये एक कारक है और ये एक कारण है। ये सर्वमान्य हो, ये किसी भी जगह ऐसा नहीं हो कि मान्य ना हो। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम 1 किलो का शक्कर यहाँ ले रहे हैं तो हम देखें कि वो 1 किलो का बांट यहाँ मान्य है, और वहीं हम जाकर अगर दिल्ली में 1 किलो शक्कर लें तो वहाँ भी वही 1 किलो का बांट हो, मतलब सभी लोग उसको क्या करें, उसको मान्यता प्रदान करें, अर्थात वो सभी जगह क्या हो, मान्य हो, सभी स्थानों पर आसानी से उपलब्ध हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मात्रक जो है वो किसी भी स्थान पर उपलब्ध ना हो आसानी से। आता है अगर ये उपलब्ध नहीं होगा तो चीज़ों के मापन में थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न होगी, अतः ये सभी जगह उपलब्ध हो। इन्हीं सबको हम क्या कह देते हैं, मात्रक कह देते हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार पुनः इसका रिपीट करते हैं कि मात्रक की विशेषताएं लिखिए या मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो पहली बात तो ये सुपरिभाषित हो, अर्थात इसकी अपनी एक क्या हो, परिभाषा हो। यह उचित आकार का होना चाहिए, मतलब इसका आकार एक उचित होना चाहिए, यानी एक फिक्स आकार होना चाहिए। समय और स्थान के साथ इसमें परिवर्तन ना हो। हम चाहे सुबह, शाम, दोपहर या देश के विभिन्न कोनों में देखें तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भौतिक कारक जैसे ताप और दाब इसको प्रभावित ना करें, मतलब टेम्परेचर अगर गिर जाए या दाब बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए या दाब गिर जाए, ये कारक इसको प्रभावित ना करें। ये सर्वमान्य हो, अर्थात इसको भारत के यानी विश्व के कोने में हर जगह इसको मान्यता प्राप्त हो, सभी स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो, अर्थात इनकी पहुंच जो है वो सुलभ हो, अर्थात ये आसानी से उपलब्ध हो जाए। यही क्या है, मात्रकों की विशेषताएं। तो इसे हम मात्रकों की विशेषताओं को एक सिंपल वे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम मात्रक की यहीं से डिफिनीशन बना सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मात्रक वह सुपरिभाषित राशि है जिसका उचित आकार हो तथा समय व स्थान के साथ जिसमें परिवर्तन ना हो तथा जिसकी मान्यता सर्वत्र हो, व जिसे भौतिक कारक जैसे ताप, दाब आदि प्रभावित ना कर पाए, उसी को हम मात्रक कहते हैं। अतः अगर हम देखें कि मात्रक की विशेषता और मात्रक की परिभाषा को एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ते, बल्कि हम अगर इन्हें एक साथ जोड़ के पढ़ते हैं तो मात्रक की परिभाषा और मात्रक की विशेषताओं के आंसर आपको। तो मात्रक को परिभाषित करने के बाद, मात्रक की विशेषताएं देखने के बाद हम देखते हैं कि मात्रक के कितने प्रकार होते हैं और उनके उदाहरण सहित समझते हैं। तो यहाँ से अगर हम प्रश्न देखें तो हम इसके यहाँ से 2-3 प्रश्न बना सकते हैं। सबसे पहले मात्रक यानी यूनिट्स क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, तथा मूल मात्रक किसे कहते हैं, ये अलग से प्रश्न बन सकता है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए, और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसे करके छोटे मोटे 5-6 प्रश्नों को हम इसी स्लाइड में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे प्रश्न पूछ सकता है मात्रक किसे कहते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि मात्रक वह है जो सुपरिभाषित हो, सर्वमान्य हो, भौतिक कारक जैसे ताप, दाब जिसे प्रभावित ना करें और जो समय और स्थान के साथ ना बदले, वो सब क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। अगर विशेषताओं की चर्चा करें तो जो हमने परिभाषा में लिखा वही विशेषताओं में लिखी जा सकती हैं। मात्रक के कितने प्रकार होते हैं, 2, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को हम अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक को डिराइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं। जो मूल मात्रक होते हैं इन्हें व्युत्पन्न करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती।
अब अभी अभी आपने पढ़ा था कि मूल राशियां किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा था कि ऐसी राशियां जिन्हें व्युत्पन्न करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये पूर्णतः क्या होते हैं, स्वतंत्र। तो वैसे ही मूल राशियों की जगह अगर व्युत्पन्न मात्रक पूछता है, मूल राशि की जगह मूल मात्रक पूछता है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ऐसा मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। या तो हम ऐसे भी बोल सकते थे कि मूल राशियों के, जो हमने मूल राशियां पढ़ी, तो उन्हीं मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, मूल राशि के जो मात्रक होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, मूल मात्रक कह देते हैं। ये पूर्णतः क्या होते हैं, स्वतंत्र, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। हमने मूल राशियों की संख्या कितनी पढ़ी थी, 7, तो वैसे ही मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होती है, 7। और मूल मात्रकों की संख्या भी हम देखेंगे। साथ ही साथ 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, और 2 पूरक मूल मात्रक हैं रेडियन और स्टेरेडियन। इधर देखते हैं अगर व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन्हें व्युत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। उन्हें हम क्या कह देते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। अर्थात ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, अर्थात मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक भी कह देते हैं। ये आपस में स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि ये स्वतंत्र होते थे। ये स्वतंत्र इसलिए नहीं होते क्योंकि इनको अगर व्युत्पन्न करना है यानी डिराइव करना है तो किनकी आवश्यकता होती है, मूल मात्रकों की, जबकि इन्हें व्यक्त करने के लिए यानी व्युत्पन्न करने के लिए किसी भी अलग से मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। हमने इनकी संख्या देखी थी 7 और प्लस 2 पूरक मूल मात्रक भी देखे थे, लेकिन इनकी संख्या क्या है, असीमित, अर्थात इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। अगर हम उदाहरण देखें मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के, तो हम मूल मात्रकों की एक लिस्ट बनाते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी जरूरी है, और ये मूल मात्रकों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ मूल मात्रकों के जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में जो अंतर हैं वो भी आप देख लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ राशि, और हम यहाँ समझेंगे मूल मात्रक। यहाँ मात्रक का मापन देखेंगे, मात्रक का मापन, और यहाँ हम देखेंगे संकेत कि किस संकेत के द्वारा। यहाँ हम लिखेंगे राशि, यहाँ लिखेंगे मात्रक का मान, मात्रक का मापन, और यहाँ क्या लिखेंगे, संकेत। तो चलिए हम मूल मात्रकों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं पहले मूल मात्रक। मूल राशियों की संख्या 7 है, अतः मूल राशियों के मापन को ही मूल मात्रक कहते हैं, तो मूल मात्रकों की संख्या भी 7 होगी। पहले हम मूल राशि देख लेते हैं लंबाई। लंबाई के बाद दूसरा हमने देखा था द्रव्यमान, तीसरा हमने देखा था समय, चौथा मूल राशि हमने देखा था विद्युत धारा, पांचवा हमने मूल राशि देखा था ज्योति तीव्रता, छठा हमने देखा था पदार्थ की मात्रा, और सातवां हम लिख सकते हैं ताप। तो मूल राशियों की, ये मूल राशियां हो गई। मूल राशियों की संख्या 7 है, तो उसको जिससे नापेंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे, और मूल मात्रकों की संख्या भी क्या है, 7 है। तो लंबाई को हम किसके द्वारा नापते हैं, मीटर के द्वारा, और इसे हम क्या लिखते हैं, एम। द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम के द्वारा, और इसे क्या लिखते हैं, केजी। समय को हम नापते हैं सेकंड के द्वारा, तो इसे क्या लिखेंगे, सेकंड। विद्युत धारा को हम नापते हैं एम्पियर के द्वारा, और एम्पियर को हम लिखेंगे ए। ज्योति तीव्रता को हम नापते हैं कैंडेला के द्वारा, और कैंडेला को लिखते हैं सीडी। पदार्थ की मात्रा को हम नापते हैं मोल के द्वारा, और मोल को लिखते हैं हम लोग मोल। और ताप को हम नापते हैं केल्विन के द्वारा,
और केल्विन को क्या लिखते हैं, के। तो इस प्रकार से मूल राशियों की संख्या 7 थी, तो मूल मात्रकों की भी संख्या 7 है। और ये टेबल आपको बहुत ही जरूरी है कि आप इसे याद कर लें। साथ ही साथ 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। 2 पूरक मूल मात्रक, 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। जो कोण का होता है वो होता है रेडियन, और जो घन कोण होता है उसका होता है स्टेरेडियन। इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल कितने मूल मात्रक हैं, 9। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक। और इस पूरी टेबल को अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यकीनन इस चैप्टर में नहीं, आगे के जितने चैप्टर होंगे और आगे आप जितनी फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे 11th हो 12th हो, आप कॉलेज यानी किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, इनकी हर जगह ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस टेबल को आप कहीं घर पे बना के ऐसे उसे पंच कर सकते हैं, या तो आप ऐसी जगह पे जहां बार बार जाते हो ऐसी टेबल्स को आपको लगा लेना चाहिए, जिससे ये आपके मन में एकदम से लोड हो जाए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। लंबाई को किससे नापते हैं, मीटर से। द्रव्यमान को किलोग्राम से। समय को सेकंड से। विद्युत धारा को एम्पियर से। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से। पदार्थ की मात्रा को मोल से। ताप को केल्विन से। साथ ही 2 पूरक मूल मात्रक कौन कौन से हैं, कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। अब यहीं हम कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी देख लेते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। अभी हमने समझा कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो हम चलते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को निकालते हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा था वेग। वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। तो अगर हम देखें कि विस्थापन, निश्चित दिशा में पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। मतलब विस्थापन को हम अगर क्या मान लें, लंबाई मान लें, और समय बटे में रहे, तो अगर हम देखें कि लंबाई एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, वेग। अर्थात लंबाई और समय का अनुपात ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो अगर हम वेग का मात्रक निकालना चाहें तो लंबाई को हम काहे से नापते हैं, मीटर से। अभी अभी हमने टेबल में तैयार किया। और समय को हम किससे नापते हैं, सेकंड से। तो हम देखेंगे इधर कि इसकी इकाई होगी मीटर। सेकंड को अगर ऊपर ले जाएं तो सेकंड की घाते -1, अर्थात वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड होगी। तो यहाँ देखिए इन दोनों मूल मात्रकों का यूज करके हमने वेग के मात्रक को हमने व्युत्पन्न कर लिया है, अर्थात डिराइव कर लिया है। इसलिए वेग कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, और इसका मात्रक कैसा होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। एक आध 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अभी अभी हमने वेग का जो मात्रक निकाला है, कितना निकाला है, मीटर सेकंड की घाते -1। और अगर हम बटे में समय का सेकंड लिखें और सेकंड को हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा मीटर और सेकंड की घाते -1 पहले था, -1 फिर से गया तो -2। तो इस तरह से आज हमने भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं, फिर मूल राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, फिर मात्रक किसे कहते हैं, फिर मात्रक की विशेषताएं किसे कहते हैं, फिर मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। आज की क्लास में हमने ये समझा। ऐसे ही आगे की क्लासेस आपको एक सीक्वेंस से A to Z चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपके मन में ये आशंका है कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा हो सकता तो ये चिंता आपकी एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और हम लगभग जुलाई के एंडिंग में क्लास शुरू किए हैं। लेकिन ये मेरा एक वादा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस साल आपको पूरा सिलेबस आने वाले टाइम पे आपको 2-2, 3-3 वीडियो प्रोवाइड की जा सके, कराई जाएंगी, जिससे आप अपना सिलेबस में जल्द ही एकदम
सिलेबस को कवर कर लें। और बिल्कुल आप इस चैनल पे लगातार बने रहें, और आप लगातार अगर इस चैनल पर बने रहते हैं तो यकीनन आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल हमारी आज की क्लास कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी भी बजा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए, जैसे ही क्लास अपलोड हो आप तक सूचना पहुंचे और आप क्लास को कवर कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप क्लासेस शेयर करते हैं तो बहुत से लोगों को पढ़ाई करने में आसानी होगी। और साथ ही एकदम बिल्कुल नया चैनल है, और आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि इस चैनल को बढ़ाने में अपना अच्छा योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।